हेलो एवरीवन, डिस्कस करने वाले हैं आज रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड वीवीआई सवाल जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। यदि इन सवालों को यदि आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड भी यदि सवाल आती है तो आपको वहां पे सॉल्व करने में सुविधा होगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम जो है से इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है कुछ, फिर असर्शन रीजन टाइप है, तो फिर हम लोग सब्जेक्टिव पे आएंगे। ये डिमिनिस्ड वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ओनली इन, यानी ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें मिरर का नेम है, इसमें बतलानी है कि कौन सा मिरर है जिसमें बहुत मतलब स्मॉल डिमिनिस्ड जिसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज बनता है। प्लेन मिरर, इसमें तो छोटा बनने की कोई संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है इक्वल साइज बना करके देता है, वर्चुअल ही देता है लेकिन इक्वल साइज। कनकेव मिरर में जाएंगे तो कनकेव मिरर में यदि बहुत छोटा इमेज बनता है तो फोकस पे बनता है। तो कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है और फोकस पे इमेज जो बनता है डिमिनिस्ड वो रियल होता है। लेकिन बात किसका किया है? वर्चुअल का। तो ये भी नहीं होगा। थर्ड में आते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में सबसे छोटा इमेज तब बनता है जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, यानी कहां पे? इन्फिनिटी पे। तो कन्वेक्स मिरर में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा और डिमिनिस्ड बनेगा और वर्चुअल बनेगा। इसका मतलब है इस सवाल का जो सही जवाब है, सही ऑप्शन है वो थर्ड है। ओके, अच्छा आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, यहां पे दे रखा है फॉर विच पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज ए कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, यानी वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट इमेज बनेगा, है ना, ऑलवेज। तो यहां पर पोजीशन पूछा है कहां? तो कनकेव मिरर में। तो कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज जो बनता है वो कब बनता है? देखो ये कनकेव मिरर है और ये पोल है और ये इसका फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो फोकस के जैसी अंदर आ जाएंगे, ठीक है, वैसे ही ऑब्जेक्ट को रखा। ए बी ऑब्जेक्ट है सपोज दैट, तो ओ ए, ठीक है, कुछ भी। तो इसका इमेज जब भी बनेगा तो इधर बनेगा, ठीक है। और ये इमेज जो बनेगा ये कैसा होगा? वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। लेकिन कब? जब फोकस और पोल के बीच में रखा जाएगा। तो बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस हो गया। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखिए, एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर, यानी 40 सेंटीमीटर का एक क्या है यहां पे? सॉरी, कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होता है, यानी F1 जो हुआ वो कितना हुआ? 40 सेंटीमीटर हुआ। इज इन कॉन्टेक्ट विथ ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो F2। लेकिन कैसा होगा? नेगेटिव होगा कनकेव होने के कारण। द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो पावर निकालनी है। तो पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ चाहिए। अब कॉम्बिनेशन जो बना रहे हैं, कंबाइंड जब कर रहे हैं तो उसकी फोकल लेंथ चाहिए। तो कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होगा कब? जब लेंस को कंबाइंड करेंगे तब। तो लेंस को कंबाइंड करेंगे तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहां से 1/f इज इक्वल टू 1/f1, तो 1/40 प्लस माइनस माइनस 1/f2, तो ये होगा 25। ओके, अब देखो यहां से 1/f ले लूं और यहां पे एलसीएम करूंगा इसका। तो ऐसा करता हूं, डायरेक्ट एलसीएम टोटल ही ले लेता हूं। 40 इंटू 25 डायरेक्ट ले लिया, 40 कैंसिल हो जाएगा। 20 रहेगा तो 20 माइनस 25 कैंसिल होगा, 40 आएगा। ओके, तो ये होगा माइनस 15/40 इंटू 25। ओके, और ये आएगा यहां से, देखिए ये हो गया 1/f, मतलब ऐसा लिख सकते हो। अच्छा रहने देते हैं अभी,
कोई दिक्कत नहीं, 1/f ही रहने देता हूं। और ये क्या चीज है, सेंटीमीटर है, तो ये आएगा -15/40। ओके, 40 आया, और इंटू 25, ये सेंटीमीटर नीचे रहेगा क्योंकि फोकस नीचे है, 1/f है तो 1 सेंटीमीटर में जाएगा। अच्छा, तो पावर इज इक्वल टू 1/f, तो इसको लिखोगे -15 और 40 इंटू 25, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे सेंटीमीटर है तो 1/100, तो 100 ऊपर चला जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, यानी पर मीटर हो गया, और पर मीटर को ही डायोप्टर बोलते हैं। ओके, अच्छा ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करो, तो ये होगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 यहाँ नहीं होगा, सॉरी 4 यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको कैंसिल किए हैं। अब देखो इसको कैंसिल कर दिए तो 3×5 = 15 और 8×5 = 40 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 8×5 = 40, 3×5 = 15। अब ये हो जाएगा क्या चीज, 4×3 = 12 -12/8 पर मीटर यानी डायोप्टर। तो 8/12 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग कौन होगा, ये देखिए 1 नंबर होगा। ओके, सवाल सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ता हूं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन, यानी माइक्रोस्कोप जो होती है, ठीक है, तो उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है, एंगुलर मैग्निफिकेशन है, वो किस पे डिपेंड करता है, ये बात समझानी है। तो उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो ऑब्जेक्टिव और आई पीस जो होता है उसके फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। तो इस ऑप्शन में कलर ऑफ लाइट नहीं होगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड कलर ऑफ लाइट गलत बात है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड कलर ऑफ लाइट गलत बात है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव, यानी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए, एसर्शन एंड रीजन टाइप में है। एसर्शन और रीजन यदि दोनों करेक्ट है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेन करता है तो जवाब ए देंगे। यदि दोनों करेक्ट है, एसर्शन और रीजन, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एसर्शन का, तो आंसर बी देंगे। ठीक है, एसर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है तो आंसर सी देंगे। यदि एसर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है तो आंसर आप डी देंगे। ओके, अब आगे बढ़ता हूं, देखते हैं। असर्शन दे रखा है द मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f, ऐसा है। इज वैलिड फॉर मिरर्स ऑफ स्मॉल अपर्चर, यानी जब हम लोग डिराइव करते हैं मिरर फार्मूला हो या तो लेंस फार्मूला हो, तो किसके लिए, स्मॉल अपर्चर के लिए। मिरर में स्मॉल अपर्चर, लेंस में क्या चीज, थिन लेंस। मिरर में याद रखना अपर्चर स्मॉल रहेगा, लेंस में जब बात करेंगे तो थिन लेंस होगा। ओके, अच्छा, तो ये तो सही बात है, असर्शन करेक्ट है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज वैलिड फॉर ओनली प्लेन सरफेस एंड नॉट फॉर लार्ज स्फेरिकल सरफेस, यानी यहां पे मतलब हुआ कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, मतलब एंगल I = R होता है, वो स्मॉल सरफेस के लिए, मतलब यहां पर वैलिड ओनली स्मॉल ओनली प्लेन सरफेस, सॉरी ओनली प्लेन सरफेस, नॉट फॉर लार्ज स्फेरिकल सरफेस, ये गलत बात है। कोई भी सरफेस रहेगा, या तो प्लेन सरफेस हो या तो यहां पे स्फेरिकल, ठीक है, लार्ज सरफेस हो, दोनों में क्या होता है, वैलिड होता है क्या चीज, तो यहां पर सिचुएशन किसका, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये तो गलत बता रहा है, ये बात क्या है, यहां पे गलत है, यानी रीजन गलत हो गया, एसर्शन सही हो गया। तो अभी मैंने बोला कि सी ऑप्शन होगा, एसर्शन सही रीजन गलत, तो यहां पे कितना आएगा, कौन सा आएगा, तो ऑप्शन सी होगा। ओके, अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। ठीक है, आगे देखिए, ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज स्काई अपीयर्स रेडिश, ये तो सही बात है। जिस समय सनसेट होता है, सनराइज होता है, उस समय, ठीक है, स्काई जो अपीयर होती है वो रेडिश टाइप का होता है, रेडनेस होता है। स्कैटरिंग इज मोर फॉर अ स्मॉलर वेवलेंथ, स्कैटरिंग का फॉर्मूला
रिले लॉ के अकॉर्डिंग 1/λ⁴ होता है। जिसका वेवलेंथ कम होगा स्कैटरिंग ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा स्कैटरिंग कम होगा। तो स्कैटरिंग इज मोर फॉर स्मॉलर वेवलेंथ, स्मॉलर का स्कैटरिंग ज्यादा होगा। ओके, देखो यहां से इसका मतलब हुआ कि ये तो सही बात, क्योंकि रेड लाइट पहुंच रहा है, ठीक है, क्योंकि कम जो है वेवलेंथ उसको तो स्कैटरिंग हो जाता है, लौटा दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पे दोनों स्टेटमेंट सही है। और यहां पर देखिए बिकॉज लगा के पढ़िए, जब दोनों आ जाएगा तो आपको बिकॉज लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा स्टेटमेंट वैलिड हो जाएगा दोनों एक साथ, तो करेक्ट एक्सप्लेन हो जाएगा। यानी ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज स्काई अपीयर्स रेडिश बिकॉज स्कैटरिंग इज मोर फॉर अ स्मॉलर वेवलेंथ। गुड, ठीक है, यानी एक्सप्लेन हो गया। तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए एसर्शन की बात करने जा रहा हूं, ठीक है। तो एसर्शन में देखिए क्लाउड्स आर व्हाइट, ठीक है, ये तो सही बात है, व्हाइट है। रीजन में स्कैटरिंग ऑफ ऑल कलर्स आर सेम, यानी ऑल कलर का जो स्कैटरिंग होता है वो तो सेम नहीं होता है, जितने भी कलर्स हैं सबका वेवलेंथ अलग है, और वेवलेंथ अलग जब होगा तो क्या होगा, स्कैटरिंग अलग अलग होगा। तो ये गलत बात है। तो यानी ए सही और एसर्शन सही, रीजन गलत, तो ऑप्शन सी। ओके, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे दे रखा है कुछ फिगर्स। एन ऑब्जेक्ट ए बी इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर एज शोन इन द फिगर। फिगर देख लीजिए, कनकेव मिरर है, ए बी ऑब्जेक्ट है, दे रखा है, यही है ए बी ऑब्जेक्ट केप्ट है। ए नंबर में कंप्लीट द रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा रे डायग्राम बनाइए, कंप्लीट बनाइए जिससे इमेज का फॉर्मेशन को वो शो करे, यानी इमेज का फॉर्मेशन हो, ऐसा आपको इमेज बनानी है। ओके, तो देखिए यहां से इमेज की बात जब आती है तो इमेज बनाने के लिए यहां से 2 रे कम से कम ले जाना पड़ेगा। ओके, 2 रे। तो एक रे पैरेलल जाएगी जो फोकस से आएगी। फोकस कहां होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिटवीन में होगा, यहीं पे फोकस है। ओके, यहां से पैरेलल रे चली और यहां से फोकस से वापस आ गई लौट के, देखो हो गया ऐसा। अब देखो यहां से एक रे चली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, लेकिन वापस उसी पाथ पे आ जाएगी सेकेंड रे, दोनों का यहां पे कट पॉइंट मिला, ये इमेज बन गया, जिसका नाम रख दो IB'। हो गया इमेज। इमेज कैसा, रियल है, इन्वर्टेड है, कहां पे बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, लेकिन कब, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा गया है तब। ओके, आगे सवाल, डायग्राम बन गया। इसके बाद देखिए हाउ विल, ये तो ए नंबर हो गया। बी नंबर में आते हैं, हाउ विल द पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द इमेज बी अफेक्टेड इफ द लोअर हाफ ऑफ द मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पेंटेड ब्लैक, यानी लोअर हाफ को यदि पेंट कर देते हो तो यहां पर देखिए बात होती है कि जब लोअर हाफ को पेंट कर दिया जाएगा तो जो पोजीशन है वो अनचेंज्ड होगा, पोजीशन अनचेंज्ड मतलब रिमेन्स सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वही बनेगा। बट इमेज की जो इंटेंसिटी है मतलब ब्राइटनेस है, वो ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाएगी। ब्राइटनेस क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी इंटेंसिटी डिक्रीज किया, इंटेंसिटी यहां पे डिक्रीज कर जाएगा। ओके, ये हो गया, यानी 2 केस 2 कंडीशन था, 2 सवाल था, इसमें सॉल्व हो गया। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल यहां पे है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द फेनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑब्जर्व्ड, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम।
यानी देखिए जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ओके, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो कंडीशन है पहले उसको लिखें, और उसके बाद क्रिटिकल एंगल जो होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है मीडियम का, उसके बीच रिलेशन डिराइव करनी है। यानी दो सवाल यहां पे दे रखा है। तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। लाइट रेज कहां से कहां जाएगी? तो डेंसर से रेयर, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कि जो रिफ्लेक्शन जो लाइट जाएगी तो उसका एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होनी चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। और ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये भी मैं बात करूंगा। क्रिटिकल एंगल का मतलब हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पर का? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में, जिसका कॉरेस्पोंडिंग रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल होता है। ओके, हाँ, तो देखिए यहां पे दो कंडीशन हो गए, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एक। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अब देखो यहां पे रिलेशन बतलानी है मुझे, ओके। तो रिलेशन यहां पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देखिए ये बाउंड्री है, यानी कॉमन सरफेस है। कैसा कॉमन सरफेस? तो एक तरफ डेंसर दूसरे तरफ रेयर बतला रहा है, ओके। देखिए यहां पे इस तरीके से ये हो गया सपोज दैट रेयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर, ये हो गया डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी। देखिए पहली बार यहां पे लाइट आई है तो ये इस प्लेन पर नॉर्मल है, यहां पे ऐसे गया, ये हुआ एंगल आई, तो रेज ऐसे चली गई, यानी यहां पे रिफ्रैक्शन हो गया, ओके। तो आई है, ये आर है, ये तो पक्का पता है कि आर बड़ा होगा। आई को और बढ़ाते जाएंगे, आर बढ़ते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि देखिए, ये देखिए इसको इतना बढ़ा दिए इस एंगल आई को कि एंगल आर जो है ये कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया, ओके। तो इसी समय क्रिटिकल कंडीशन है, और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसी को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। लेकिन वही जब क्रिटिकल एंगल को बढ़ा दें हम, देखो ऐसे क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिए आई को, तो इस समय रेज इधर लौट आई, ओके, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करने लगा। यही क्या है? तो TIR है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। इस समय रिफ्रैक्शन के लिए I लेस देन C, क्रिटिकल के लिए I इज इक्वल टू C, और इस समय I ग्रेटर देन C, I ग्रेटर देन C, ओके। तो ये हो गया यहां पर सिचुएशन। देखो लेकिन मुझे कंडीशन तो पहले बता रखे हैं, अब चाहिए रिलेशन C और म्यू में, ठीक है। देखो तो यहां पर स्नेल लॉ लगाएंगे, तो स्नेल लॉ में क्या होगा? साइन आई, एक मिनट, साइन आई नहीं, पहले लगाओ म्यू डी साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर। देखिए तो म्यू डी साइन आई, आई मतलब सी होगा क्रिटिकल वाला, क्रिटिकल कंडीशन वाला, और म्यू आर साइन आर यानी साइन 90 डिग्री, ओके। देखो तो यहां से आएगा म्यू डी और ये होगा साइन सी इज इक्वल टू सिर्फ म्यू आर, ठीक है। तो यहां पे साइन सी इज इक्वल टू म्यू आर बाई क्या आएगा? म्यू डी आएगा, म्यू आर बाई म्यू डी। देखो तो इसको ऐसे लिखेंगे, साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू डी म्यू आर, यानी 1 बाई आर म्यू डी। सो सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स होगा, साइन इनवर्स होगा, और ये क्या आ जाएगा? 1 बाई आर म्यू डी, ओके, आर म्यू
डी दे दिया गया। तो ये हो गया यहाँ पे रिलेशन। यही तो बोल रहा था कि आपको ऑब्टेन करनी है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट सवाल यहां पे है, ड्रा द रे डायग्राम शोइंग रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये है एम यहां पर आ गया है, ये म्यू है, म्यू ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इन टर्म्स ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म ए एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। यानी इसके साथ रिलेशन बतलानी है, ड्रा करनी है। ओके, सबसे पहले यहां पे डायग्राम बनाएंगे एक प्रिज्म का, और जिस प्रिज्म का जो एंगल होगा वो ए मान लेंगे और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू मान लेंगे। ओके, तो देखिए ये एक प्रिज्म हुआ, ये बेस है और ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो ये म्यू है, और यहां से एक रे ऑफ लाइट को लाते हैं, रे ऑफ लाइट को लाएं तो इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। यानी जो रे आया इस पे रिफ्रैक्शन इसका होगा तो ये इंसिडेंट रे हुआ। जिस पॉइंट पे आया है इस पॉइंट पे क्या करेंगे, इस प्लेन का नॉर्मल ड्रा करेंगे। तो यहां पे मैंने नॉर्मल ड्रा कर दिया, ड्रा हो गया। ये इसको जाना चाहिए था, सबसे पहले देख लो ये एंगल दे देता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। इसको जाना तो चाहिए था इस पाथ से ऐसे, लेकिन जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन जब होगी तो रेयर से डेंसर में गया तो नॉर्मल के साइड में बेंट हो जाएगा। तो यहां पे नॉर्मल के साइड में ये बेंट हो जाएगी रेज, और इस तरह से इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी। ये जो एंगल होगा ये R1 होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्रिज्म के अंदर। अब इस पॉइंट पे गया तो फिर अगर रिफ्रैक्शन होने वाला है, अगर डेंसर से रेयर में जाने वाला है, तो जिस पॉइंट पे गया है वहां पे फिर से नॉर्मल ड्रा करेंगे, ड्रा कर दिए। इस एंगल को मैंने R2 मान लिया, और अब देखिए ये क्या होगा, अब नॉर्मल से दूर की तरफ बेंट हो गया। ये एंगल को E मान लीजिए, एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया। और ये जो रे है इस रे का नाम है इमरजेंट रे, ये हो गया इमरजेंट रे। ओके, अब देखिए यहां पे फील हुआ इस डायरेक्शन में ऐसे, यानी इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का एक डेविएशन हुआ, इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं डेल। ओके, तो यहां पर देखिए बारी बारी सब स्टेप लेते हैं, ये तो डायग्राम हो गया। इसके बाद अब बारी बारी से स्टेप लेंगे। फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहां पे हुआ है, यानी रेयर से डेंसर में। तो रेयर से डेंसर में यहां पर हुआ तो ऐसे लिख सकता हूं, यह है एयर, तो 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1। ओके, सो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई ये होगा साइन R1। ओके, उसी तरीके से इस सरफेस पर लोगे तो डेंसर से रेयर में गया है, तो यहां पे म्यू इज इक्वल टू आएगा यहां पे साइन ए बाई साइन R2। ओके, अब देखिए यहां पे ऐसा मैंने दे दिया। इसके बाद यदि यहां पे डिसाइड करें कि ये एंगल I है तो टोटल एंगल I होगा, और ये R1 हो गया तो ये एंगल होगा I माइनस R1, I माइनस R1। ये एंगल E है तो टोटल एंगल E होगा। तो इस एंगल की बात करें तो ये जो एंगल होगा इसका वैल्यू होगा यहां पे E
माइनस R2, ये क्या होगा E माइनस R2 होगा। टोटल हो गया E, टोटल E आमने सामने, और ये वाला R2, तो ये वाला एंगल बचेगा E माइनस R2। ओके, अब देखो, तो ये है एक्सटर्नल एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल है। तो एक्सटर्नल एंगल जो होगा इंटीरियर के सम के इक्वल होगा। तो यहां से डेल इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, यही तो होगा, दोनों को ऐड कर दिया। तो डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। देखो इससे माइनस कॉमन कर लिए तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो R1 और R2 की जो वैल्यू होती है वो ये के इक्वल होता है। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। ओके, ये ऐसा। तो यहां पर ये पुट जब करोगे तो डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, ये हो गया यहां पे बेसिक कंसेप्ट। लेकिन अब बात किया गया रे डायग्राम के बाद, ठीक है, कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म ए एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। यानी मिनिमम डेविएशन का केस बता रहा है। तो मिनिमम डेविएशन की जो केस लेंगे कब, जब रिफ्रैक्शन होगा तब। तो उस केस में क्या होता है कि जिस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस आपस में बराबर होगा उस समय होगा, ठीक है, या नहीं तो R1 और R2 दोनों आपस में इक्वल होगा उसी समय, यानी I और E बराबर होगा, R1 और R2 बराबर होगा, इक्वल होगा। तो यहां से 4 लिखेंगे डेल मीन। तो डेल मीन जैसी आएगा तो I इज इक्वल टू E होगा और साथ ही साथ R1 इज इक्वल टू R2 होगा। ओके, तो अब केस समझिए। सबसे फर्स्ट डेल मिनिमम होगा तो इज इक्वल टू I प्लस E, तो I प्लस E को I ही लिख सकता हूं। ओके, E और I तो इक्वल हो गया मिनिमम डेविएशन के, और माइनस A रहने दूंगा, देख सकते हैं यहां पे I डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। ओके, तो यहां से रख दिया मैंने। अब इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 2I माइनस A, माइनस में तो इधर प्लस में, तो डेल मिनिमम प्लस A इज इक्वल टू 2I। सो I इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा डेल मीन प्लस A बाई 2। हो गया ऐसा। अब देखिए R1 और R2 इक्वल है, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, तो R1 R2 इक्वल, तो ये हो जाएगा 2R1 इज इक्वल टू A। सो R1 इज इक्वल टू A बाई 2, R1 इज इक्वल टू A बाई 2। ठीक है, ऐसा मैंने दे दिया। अब देखिए यहां से म्यू इज इक्वल टू होगा, म्यू इज इक्वल टू लेंगे। अब देखिए म्यू इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R1 होगा ऐसा, साइन R1 साइन I बाई साइन R1 होगा ऐसा। तो ये आएगा साइन I और बाई यहां पे साइन R1 हो जाएगा। ओके, तो यहां से म्यू इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R1 होगा। तो साइन I लोगे तो साइन I होगा कितना, डेल मीन प्लस A बाई 2, तो ये आ जाएगा साइन डेल मीन प्लस A बाई 2, डेल मीन प्लस A बाई 2, बाई में आ जाएगा। देखिए क्या चीज, साइन R1 का वैल्यू A बाई 2, तो साइन A बाई 2, देखिए ऐसा दे दिया गया। हो गया ऐसा, यानी म्यू इज इक्वल टू साइन डेल मीन प्लस A बाई 2 बाई साइन A बाई 2। ओके, तो ये हो गया यहां पे डिराइवेशन, यही तो डिराइव करना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना आ गया डेल मिनिमम और एंगल ऑफ प्रिज्म के टर्म में। ओके, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखो सवाल दे रखा है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर
थ्रू एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म। यानी इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म बोला तो इक्विलैटरल का मतलब हुआ कि तीनों एंगल 60 डिग्री का, 60 का, तो 60 डिग्री का हो गया। अब देखो प्रिज्म अब अंडरगोज मिनिमम डेविएशन, और क्या हो रहा है, मिनिमम डेविएशन हो रहा है। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया गया 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म के 3/4, कौन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो आई जो है वो तो मुझे दे दिया गया, कितना दे दिया गया सो देख लीजिए, 3/4 पार्ट होगा किसका, ए का, एंगल ऑफ प्रिज्म का, तो 3/4 इंटू ए यानी 60 डिग्री, 15 चौके 60, 15 तिया 45, यानी 45 डिग्री आ गया। तो अब बोला कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म, प्रिज्म में स्पीड ऑफ लाइट निकालना है। तो सबसे पहले ऐसा कीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लीजिए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम डेविएशन निकालना पड़ेगा। ओके, तो मिनिमम डेविएशन कैसे निकालोगे, डेल मीन इज इक्वल टू 2i माइनस ए होता है, कब, जब मिनिमम डेविएशन होता है तब, ठीक है। अब देखो मिनिमम डेविएशन का केस मैंने लगा दिया। अब देखिए ऐसा, तो क्या निकालना है, यहां पर मिनिमम निकालना है, तो 2i का वैल्यू 45 डिग्री, 45 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये होगा 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री। ओके, अब म्यू निकाल लेता हूं, म्यू इज इक्वल टू साइन ए है, डेल मीन है, प्लस ए है, बाई 2 है, बाई साइन ए बाई 2 है। ओके, तो म्यू इज इक्वल टू डेल मीन प्लस ए बाई 2, तो डेल मीन 30, ए का वैल्यू 60, तो ऐड करोगे तो 90, 90/2 यानी साइन 45 डिग्री। ओके, बाई साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2 यानी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हो गया। ओके, अब देखो यहां से म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिखोगे, यहां पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या तो एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो ये निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म यानी प्रिज्म के मटेरियल में, तो ये आ जाएगा C बाई VM। ओके, यही VM निकालना है, साइन 45 डिग्री 1/√2। ओके, और ये देखो साइन 30 डिग्री 1/2, तो 1/2 तो ऊपर चला जाएगा, यानी इसको कैंसिल आउट करोगे तो सिंपल आएगा √2, यानी ये जो म्यू है, ठीक है, म्यू कितना आ गया, √2 आ गया कैंसिल होकर के, ठीक है। अब देखो √2 हो गया, तो VM उधर, ये नीचे आ जाएगा, तो C बाई √2, C का वैल्यू 3, √2 रह जाएगा इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज सॉल्व। इतना ही पे रहने दे सकते हैं, या तो √2 का वैल्यू पुट करके फाइनली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह के सवाल को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट यहां पे दे रखा है ड्राई ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट, obtain the expression for the power of this combination in terms of the focal length of the lenses। यानी देखिए दो लेंस दे रखा है, वो थिन लेंस बता रहा है, दोनों को कांटेक्ट में रखा है, तो उसका सबसे पहले इमेज का फॉर्मेशन जो होगी कॉम्बिनेशन से, ठीक है, उसी का रे डायग्राम बनानी है। एक दूसरा, वो जो पावर होगा कंबाइंड होने के बाद, उस पावर का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है ना, फार्मूला निकालना है, एक्सप्रेशन फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेस, यानी जो फोकल लेंथ है उसके टर्म में। देखिए, तो सबसे पहले बता दूं, यहां पे एक थिन लेंस हुआ, ये इसका फोकल लेंथ f1 है, ये फर्स्ट है। ओके, एक और लेंस है, इसका फोकल लेंथ f1 हुआ, एक और लेंस है
ये देखिए इसका फोकल लेंथ f2 है, बट थिन है दोनों, तो थिन लेंस होने के कारण कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है कि जब लेंस थिन रहेगा तो दोनों की जो ऑप्टिकल सेंटर होगी वो एक दूसरे के काफी नियरेस्ट होगा, काफी निकट होगा, इसलिए कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो दोनों में से किसी से भी लेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि काफी सटा हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि थिन लेंस है। अब देखिए यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वो U है, यहां से एक रे चली जो सीधे चलती चली जाएगी। ओके, यहां से अदर रेज गई, ये क्या किया, बेंट किया, थोड़ा सा बेंट किया तो कहाँ इमेज बना देगा, जाके यहाँ इमेज बना दिया। I1 इसकी जो लोकेशन है इसको क्या मान लो, तो V' मान लो। किस लेंस से भी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है? फर्स्ट लेंस से। ये लेंस नहीं रहता यदि तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता, ठीक है, लेकिन है तो कुछ और करेगा वो, क्योंकि ये जो इमेज बना के देगा इसके लिए ऑब्जेक्ट का बिहेव करेगा। तो अभी मैं बात करने वाला हूं फॉर यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, लेंस, फर्स्ट लेंस। तो देखिए लेंस फार्मूला लगा दें, 1/V' माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ओके, अब देखिए जैसे ही यहां से जाने वाला था, लेकिन अब जाएगा नहीं, ये क्या करेगा, मोड़ेगा फिर से, तो अब रिफ्रैक्शन करेगा, यहां पे फाइनल इमेज बना दिया। तो ये जो फाइनल इमेज बनाया इसकी लोकेशन हो गई V। किसके लिए? सेकेंड लेंस के लिए। सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का बिहेव कौन कर रहा है? ये I1 कर रहा है, जो A इमेज बना के दिया वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया। तो यहां पे लिखेंगे फॉर सेकेंड लेंस। ओके, सेकेंड लेंस, सेकेंड लेंस में क्या आएगा, 1/V माइनस 1/V' इज इक्वल टू 1/F2, इक्वेशन सेकेंड। ओके, ऐसा हो गया। अब देखो दोनों इक्वेशन को आपस में कनेक्ट कर दो, माने कंबाइंड कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, ऐड कर दूंगा दोनों लेंस की बात। इमेज का फॉर्मेशन जो हुआ वो तो देख रहे हैं, यही बनाना था, ठीक है, लेकिन दोनों को कंबाइंड करने के बाद जो लेंस का कॉम्बिनेशन बनेगा उसका पावर बतानी है फोकल लेंथ के टर्म में। तो पहले कंबाइंड कीजिए, बेसिकली बात करेंगे, ऐसा ही नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, मेथड के हिसाब से। अब लिख देंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो फर्स्ट है 1/V' माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F1, यही इक्वेशन फर्स्ट आया है। सेकेंड में है 1/V माइनस 1/V' इज इक्वल टू 1/F2, हो गया ऐसा। अब दोनों को क्या करना है, मुझे इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड कर रहे हो तो कुछ देखने को यहां पर मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा ऐड करने पर, ये दोनों मिलकर के 0 बना देगा, A और A। क्यों? एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो यहां से क्या होगा, रिमेनिंग वैल्यू 1/V माइनस 1/U। ऐड कर रहे हैं तो 1/F1 प्लस 1/F2। ओके, तो 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F, लेकिन कॉम्बिनेशन वाला फोकल लेंथ, तो ये हो गया 1/F, जो कंबाइंड फॉर्म वाला फोकल लेंथ है कॉम्बिनेशन का। तो ये आ जाएगा पावर, पावर इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। यदि दो लेंस है तो 2 तक चलेगा, क्योंकि 1/F क्या होता है, पावर होता है, यही पावर निकालनी थी कॉम्बिनेशन का। तो दो लेंस है तो 1/F1 प्लस 1/F2, 3 रहेगा तो 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/3, जितना तक रहेगा उतना तक चले जाएंगे, यानी दैट मीन्स सॉल्व। ओके, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे है ड्राई लेवल्ड रे डायग्राम showing the image formation of a distant object by a refracting telescope and reduce the expression for its magnifying power when the final image is formed at infinity। यानी सबसे पहले रे डायग्राम बनाना है और फिर फोकल लेंथ का, सॉरी, मैग्नीफाइंग पावर का आपको जो एक्सप्रेशन है उसको फाइंड करना है, लेकिन कब, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है तब।
ओके तो सबसे पहले केयर करेंगे कि इसको जब डायग्राम बनाते हैं तो एक ट्यूब लेते हैं, ट्यूब पे दो लेंस लेते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आई पीस होता है। यदि टेलीस्कोप बना रहे हैं तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगी उसका अपर्चर ज़्यादा होगा और आई पीस का अपर्चर कम होगा। ओके ये देखना है। और उसमें क्या होता है, जो ट्यूब होता है वो स्लाइडर सिस्टम होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के बिटवीन जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को जरूरत पड़ने पे इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्यूब ले लें और ट्यूब के हिसाब से चलें। ओके तो यहां पर देखिए ये मैंने ट्यूब ले लिया। ओके अब इस ट्यूब पे क्या करना है, यहां पर लेंस लगाना है। ओके लेकिन कौन सा लेंस, तो कन्वेक्स लेंस जिसका अपर्चर बड़ा सा रहेगा। ओके अपर्चर बड़ा सा हो गया, ठीक है। अब ये किसके लिए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए, बहुत अधिक डिस्टेंस पे जो है वहां से रे आएगी, तो वहां से जो रे आएगी वो लगभग क्या होगी, पैरेक्सियल होगी। पैरेक्सियल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के लगभग पैरेलल में आएगी। ओके देखिए तो आएगी यहां से, देखिए ऐसे, और एक रे और ले लीजिए, आ रही है यहां से, ठीक है। अब देखिए आ गया, आने के बाद क्या हुआ कि इसके साथ अल्फा एंगल बनाया। कौन, ये जो लार्ज डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये कौन है, ऑब्जेक्टिव है, इससे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। देखो ये सीधे रे चली गई और ये जाके यहाँ पे कट कर दी, तो कट करती है तो ये इमेज बना फर्स्ट A1 B1। कौन बनाया, ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके कहाँ पे बनाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज अपना फोकस पे बनाएगा, यानी यहाँ पे इसका फोकस होगा जिसको F0 बोलिएगा, यहाँ पे F0 बोलेंगे, ठीक है। यानी जो इमेज की लोकेशन हुई ये देखिए F0 हुआ। ओके अब देखो आगे बढ़ता हूं, आगे एक और आई पीस रखना है। आई पीस को स्लाइड ऐसा करके रखना है, ठीक है, स्लाइडर पे, कि ये जो इमेज बना A1 B1 वो उसके कहां पर आ जाए, तो उसके फोकस के अंदर आ जाए। देखिए इसको फोकस के अंदर लाना है, ठीक है। देखो लेकिन इसकी जो अपर्चर है वो अपर्चर उसके रेस्पेक्ट में छोटा होगा। छोटा अपर्चर हो गया, ठीक है। इसको आगे पीछे खिसका लिए, खिसकाने के बाद क्या किया गया कि इसकी AUE इसके फोकस के अंदर कर लिया गया। देखो फोकस यहाँ पे है, F ही आगे पीछे खिसका के अंदर कर लिया गया। अब यहाँ से एक रेज जाएगी, इधर की तरफ गई, इधर की तरफ गई, इधर की तरफ गई। ओके अब देखो यहाँ से डॉट डॉट डॉट, डॉट 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 हो गया, ऐसा इमेज बन गया। इसका नाम रख दो A2 और B2 इमेज। कुछ देखने को मिला कि जो फाइनल इमेज बना है वो वर्चुअल है, इन्वर्टेड है और लार्ज है, बड़ा सा बन रहा है जो देखने में सुविधा होगी। तो ये हो गया रे डायग्राम। ओके अब देखो तो यहां पर अब डिसाइड करनी है कि ये यदि अल्फा है तो ए वाला एंगल वा अल्फा होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू, ये देखो वर्टिकल अपोजिट से, तो अल्फा इज इक्वल टू A1 B1, और ये क्या लेना है, देखिए वो A1 लेना है जो F0 होगा। क्या होगा, F0 होगा। तो यहां से A1 B1 बाई F0, क्योंकि अल्फा तो अप्रॉक्स tan अल्फा तो परपेंडिकुलर बाई बेस ले लिया मैंने।
ओके, अब देखो ये इमेज बना तो ये जो है से यहां पर एंगल बना रहा है, देखिए एंगल, तो इस एंगल का नाम रखेंगे यहां पर, ठीक है, क्या चीज, बीटा। क्यों बीटा रखेंगे, क्योंकि इमेज बनाया और इमेज का जो विजुअल एंगल होगा वो बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहां से बीटा लिखूंगा तो बीटा, तो सामने परपेंडिकुलर A1B1 बाई क्या होगा, ये UE लेंगे, UE, क्योंकि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो देखो UE है। ओके, अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन मुझे निकालना क्या है यहां पर, मैग्निफिकेशन यानी मैग्नीफाइंग पावर, जिसको एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। लेकिन कब, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे होगा तब। तो बेसिक कंसेप्ट पहले निकाल लेते हैं। देखिए ये क्या होगा, m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। ओके, तो बीटा है A1B1 बाई UE। ओके, और ये क्या है A1B1 बाई F0। देखिए तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, A1B1, F0 ऊपर चला जाएगा तो F0 बाई UE। लेकिन इसका नेचर क्या लगा सकते हो, लास्ट में लगा दो निगेटिव, इसलिए निगेटिव लगा देना क्योंकि क्या होगा, फाइनल इमेज इन्वर्टेड है, इसीलिए नेगेटिव लगा दीजिए। लेकिन आप मैग्निफिकेशन निकालना कब है, इमेज एट इन्फिनिटी, यानी फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे ये फाइनल इमेज कब बनेगा, जब इस लेंस को ऑब्जेक्ट आई पीस को खिसका के ऐसा कर दें कि A1B1 जो इमेज है किसके द्वारा, ऑब्जेक्टिव के द्वारा, वो इसके फोकस पे आ जाए, तभी ना ये इमेज जो है से बनाएगा इन्फिनिटी पे। तो इसको खिसका देंगे और ये जो है से फोकस यहाँ पहुंच जाएगा, एफ ही यहाँ हो जाएगा, तो UE के बराबर हो गया, ठीक है, यानी UE जो है वो एफ ही के बराबर हो गया, ठीक है, एफ ही के बराबर हो गया। तो m इज इक्वल टू माइनस F0 बाई FE, दैट मीन्स सॉल्व। यहां पे देखने को मिला कि अपर्चर जो है बड़ा है, किसका, ऑब्जेक्टिव का, और आई पीस का अपर्चर छोटा है, आई पीस का यानी आई लेंस का। हो गया ये, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए द सम ऑफ फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेस ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज इतना। तो रिफ्रैक्टिंग जो टेलीस्कोप है उसमें दो फोकल लेंथ होगा, एक आई पीस, एक ऑब्जेक्टिव का और एक आई पीस का। तो ऑब्जेक्टिव का ले लो प्लस आई पीस का ले लो, जो कितना है 105 सेंटीमीटर है। ओके, अब देखिए द फोकल लेंथ ऑफ वन लेंस इज 20 टाइम्स दैट ऑफ द अदर, यानी एक का फोकल लेंथ दूसरे के फोकल लेंथ से 20 टाइम्स से ग्रेटर। तो ये तो पक्का पता है कि बड़ा किसका होगा, ऑब्जेक्टिव का, आई पीस का तो छोटा होगा। तो यहां पर देखिए ऑब्जेक्टिव का जो होगा वो 20 टाइम्स होगा आई पीस का। हो गया ऐसा। अब देखिए F0 यहां पे पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए इसको। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट हो जाएगा, अब फर्स्ट में क्या आ जाएगा 20 FE प्लस FE इज इक्वल टू 105 होगा। ओके, दोनों को ऐड करेंगे तो 21 होगा और 105 होगा, तो FE का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो 21 FE इज इक्वल टू 105। दैट मीन्स यहां से सॉल्व आउट कर लीजिए तो कितना आएगा 105 बाई 21, कैंसिल आउट कीजिए 5 आएगा, यानी सो FE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो F0 इज इक्वल टू क्या आएगा, F0 इज इक्वल टू आएगा 20 FE, तो 20 इंटू 5 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर। ओके, ऐसा दे दिया।
अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे डिटरमाइन द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पे जब इमेज बनता है तो मैग्नीफाइंग पावर होती है f0 बाई fe। तो f0 कितना है, 100 है, fe कितना है तो 5 है, कैंसिल आउट करेंगे तो 20 आएगा। ये यूनिट नहीं होता है, इसका यूनिट लेस है, ओके, केवल 20 टाइम्स, यानी 20 टाइम्स दिखा रहा है। ओके, तो ये सवाल को ऐसे सॉल्व करनी है। आगे बढ़ता हूं, तो इतना ही सवाल इससे रिलेटेड था जो इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए, दैट सॉल्व।